नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी गुत्थियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को बड़ी कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में इस वायरस को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जो खबर आंकड़ों के रूप में सामने आ रही है वो एक बार फिर से आम जनमानस के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। बीते 5 दिनों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बढ़ते हुए ग्राफ में हैं। यानी बीते 5 दिनों में कोरोना के मामले लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कोरोना का ये ग्राफ ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब दूसरी लहर का अंत नहीं हुआ है। यानी दूसरी लहर के ही ये आंकड़े बदलकर तीसरी लहर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या अगस्त में कोरोना के ये आंकड़े तीसरी लहर की आहट के संकेत दे रहे हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त कोरोना के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से आ रहे हैं। यानी केरल में तो विस्फोट हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार 5वें दिन कोरोना के केस कैसे बढ़े हैं? क्या दूसरी लहर ही अगस्त में तीसरी लहर बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपके पास आते हुए, लगातार 5वें दिन आंकड़ा 40,000 के पार देश भर में। बिल्कुल, देखिए, और ये काफ़ी चिंता का विषय भी है क्योंकि जिस तरह से भारत में इस वक्त संक्रमण बढ़ रहा है वो इस बात की चिंता जताता है कि ये संक्रमण धीरे-धीरे और इलाकों तक फैल सकता है। वहीं हमें समझना ये ज़रूरी होगा कि जब तक कि हमारे पास इस तरह के नंबर ज़्यादा हाई हैं जिनको कि वैक्सीन नहीं लगी है, तब तक ये संभावनाएं हमेशा रहेंगी कि संक्रमण कहीं भी तेजी से बढ़ सकता है, सर्जेस आ सकती हैं, ये संभावनाएं जरूर रहेंगी। देखिए, जिस तरह से अभी हम यूएस और यूके में देख रहे हैं जहां की इस वक्त वैक्सीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा चल रही है क्योंकि ये एक ऐसे देश हैं जहां 70% तक वो फर्स्ट डोज अपनी जनता को दे चुके हैं। अगर वहां से भी हम देखें तो वैक्सीन अपनी अग्नि परीक्षा में काफी अच्छा और बेहतर कर रही है क्योंकि देखिए, जब हम एक तरफ ये बात जहां कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, जिस तरह से आपने अभी देखा कि सीडीसी ने दोबारा अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करा। उन्होंने पहले बोला था मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीन की 2 डोजेस लगवा ली हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां इस तरह की बातें आ रही है, वहीं आप ये भी देखिए कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें हॉस्पिटलाइज होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, उनमें मृत्यु दर भी कम हो गया। सीडीसी का खुद का डेटा कहता है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो 0.004% है और वहीं जो डेथ रेट है वो 0.001% है उन लोगों में जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो हमारे भारत में भी हमें अपने टीकाकरण के अभियान को और ज्यादा तेज करना होगा। साथ ही हमें अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर टीका लग गया है तो भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इस पर हम आएंगे। डॉक्टर पंकज छाबड़ा भी इस वक्त मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास आते हुए, चिंता की बात और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जो रिकवरी रेट है उसकी तुलना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी स्पेसिफिकली आपने केरला के लिए बात की, तो केरला की अगर बात की है, इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी शुरू से अच्छा चल रहा है, स्पीड अप चल रहा है। इनफैक्ट वहां पे 21% बोथ वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। वहां पर जो एक अभी देखने के लिए आ रहा है, जो आपने सीरो पॉजिटिविटी देखा होगा, आईसीएमआर ने जो दिखाई है, जिसमें उनकी सीरो पॉजिटिविटी मतलब वहां पर एक काफी बड़ा जन का अभी लार्ज पॉपुलेशन है जो अभी ससेप्टेबल है, मतलब वहां की सीरो पॉजिटिविटी 42.7% है। उसके बाद अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो केरला ने मतलब अपनी कर्व को जो भी था उसको ठीक तरीके से मैनेज रखा हमेशा पैंडेमिक के अंदर। बट फिलहाल अगर अब हम अभी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य भी केरला है। हालांकि केरला के अंदर टेस्टिंग भी ठीक तरीके से हो रही है और टारगेट जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये सब कुछ ठीक होते हुए भी कि आपका वैक्सीनेशन ड्राइव भी ठीक है और उसके बाद टेस्टिंग भी सब कुछ ठीक चल रहा है और उन्होंने ओवरऑल पैंडेमिक को ठीक तरीके से मैनेज भी किया, फिर भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक बार हमें इसमें देखने की जरूरत है कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए चिंता का विषय बना रहता है, जिस तरह से हम डेल्टा वेरिएंट को भी सेकेंड वेव में देख चुके हैं जो कि सबसे ज्यादा घातक हमारे लिए साबित हुआ था। डॉक्टर पंकज छाबड़ा, क्योंकि सिर्फ केरल ही नहीं, क्योंकि केरल में तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आप सोचिए 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं कई दिनों से, रोज के ये आंकड़े। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में भी, दक्षिण राज्यों में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पर भी मामले, महाराष्ट्र में अलग।
ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये क्या संकेत है? देखिए पहले जो फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में, उसके बाद फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में जब इंडिया में केसेस थे वो काफी कम हो गए थे। तो उसको हम लगता है कि एक देर से ब्रेक लग गया था। ब्रेक लगने के बाद सेकंड वेव आई थी। इस बार जो केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े हैं वो इस तरह संभावित प्रतीत हो रहा है कि सेकंड वेव खत्म हुई ही नहीं है कि थर्ड वेव आ रही है जी। ये या तो वैक्सीनेशन या फिर पुअर सोशल डिस्टेंसिंग या पुअर कोविड बिहेवियर का एक संकेत है। जो केरल का जो लक्ष्य है, जो महाराष्ट्र का है, जो साउथ में जो सीजन चल रहा है इस टाइम पे, ये मुझे लग रहा है कि ये थर्ड वेव जल्दी आने के संकेत है। और यहाँ से ये कब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी ये वाले आंकड़े नॉर्थ इंडिया में भी आने लग जाएंगे। तो जहां तक ये केरल और महाराष्ट्र और कर्नाटक का सवाल है, तो यहाँ पे ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये थर्ड वेव आने की दस्तक संभावित कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। डॉक्टर के सेठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। डॉक्टर डी.के. गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर के सेठी, 10 राज्यों में अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केरल में तो एक तरह से कोरोना के मामलों का विस्फोट ही हो गया है। मतलब जितने नए मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, अकेले केरल से 50% बढ़ रहे हैं। बाकी दूसरे दक्षिण राज्यों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ये हालात किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने अभी सुना हमारे दूसरे कोलीग से भी, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। पहली तो ये कि जब भी आप ये सोचते हैं कि हमने इस पे काफी हद तक काबू पा लिया है और अब सोशल नॉर्म्स को रिलैक्स कर देना चाहिए और लोगों की मिक्सिंग जो है वो अलाउ कर देनी चाहिए, उस वक्त ये देखा गया है कि मामले बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे इंग्लैंड में आपने देखा कि फुटबॉल के गेम्स हुए तो लोग इकट्ठे हो गए। सो इसी तरह से सोशल फंक्शन या दूसरी जगहों पे लोगों को अगर खोल दिया, मॉल्स को, मार्केट्स को, और लोगों ने अपने बिहेवियर को ठीक से नहीं रखा, प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो डेफिनेटली मामले बढ़ेंगे। दूसरा जो सोसाइटी रिलेटेड फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत लोगों में हो चुकी है, और जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको भी कोई गारंटी नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वैक्सीनेटेड आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि इन्फेक्शन हो गया लेकिन उसका कोई सिम्टम नहीं आया और आपको मालूम नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन वायरस का कैरियर है। दूसरा, इन्फेक्शन हो गया और सिम्टम आया जो कि वैक्सीनेटेड आदमी को काफी हल्का होता है। और तीसरा होता है क्रिटिकल इलनेस। और क्रिटिकल इलनेस का जहां तक सवाल है, वो वायरस कम वैक्सीन बहुत कम चांस करती है उसका क्रिटिकल इलनेस होने का और बचाव करती है। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया और नॉर्म्स रिलैक्स हो गए, मिक्सिंग शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से मिल गए, तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अभी वल्नरेबल है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। सो उनको ट्रांसमिट होने का खतरा है। दूसरा, जिनको ट्रांसमिशन डॉक्टर सेठी, मैं आपके पास लौट रही हूँ सर, आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो इस वक्त फ्रीज हो गया है। डॉक्टर डी.के. गर्ग भी हमारे साथ है। डॉक्टर डी.के. गर्ग, पहले महाराष्ट्र में लगातार मामले बने हुए थे, केरल में फिर बढ़े, अब तो लगातार बाकी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं मामले। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसा कि मेरे कलीग्स ने बताया कि मामले हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आज केरला में 20,700 केसेस आए हैं और उसकी जैसे लगातार 5वें दिन भी मामला 20,000 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल केसेस भी अब इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, 40,000 से ज्यादा चल रहे हैं, 5वें दिन भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारे सभी राज्यों में, जैसे कि हम राजस्थान का देखें और बाकी देखें, सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएं अपन, उधर वेस्ट में जाएं या फिर अपन साउथ में जाएं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, बाकी स्टेट्स हैं, उनमें मामले डेली बढ़ रहे हैं। तो संभावना लग रही है तीसरी जो लहर आने की। इवन इनफैक्ट देखें तो केरला में तो थर्ड वेव आ ही चुकी है, तो बाकी जगह भी संभावना लग रही है कि थर्ड वेव जल्दी से आ जाएगी। तो इसके लिए जो, जैसा कि मेरे सब कलीग्स ने बताया कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वैक्सीन एक सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जिसके रोकने के लिए। तो वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है ओवरऑल इंडिया में 7.2%, तो दोनों वैक्सीन सबको लग चुकी है। बाकी अबाउट 49 करोड़ पीपल्स को मतलब फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो अगर हम वैक्सीन की स्पीड अप कर देंगे वैक्सीन लगाने की, तो संभावना है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का, म्यूटेशंस होता है, वो रुक जाएगा।
तो अपन किसी हद तक हम इसको रोक पाएंगे। बाकी की जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि हाँ सर मैं उस पे लौटूंगी, लेकिन ये हालात कितने चिंताजनक हैं और ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं? डॉक्टर डीके गर्ग ये कह रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, के ये थर्ड वेव है क्या? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये तीसरी लहर है या नहीं, और मेरा मानना ऐसा है कि अभी भी हम इन लहरों को रोक सकते हैं आने के लिए, अगर हम देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन होने के बाद भी एंटीबॉडीज शरीर में कम हो रही है और वैक्सीन के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी लेवल कम हो रहा है। इसलिए सरकार को एक तरफ जहां टीकाकरण के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, वहीं साथ में सर्वेलांस को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है नए वेरिएंट की भी जानकारी लेने में, ये पता लगाने में कि ये वेरिएंट ऑलरेडी इतना फैल चुका है। तो तेजी से सरकार को इन चीजों के ऊपर भी काम करना होगा। और वहीं जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, देखिए अभी 44 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो इन जगहों पर मुझे लगता है और ज्यादा मुस्तैदी से और ज्यादा घेराव करने की जरूरत है, ताकि यहाँ से संक्रमण और तेजी से बाकी एरियाज में ना फैले। देखिए इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है और भारत में हम इस लहर से गुजर चुके हैं, डेल्टा वेरिएंट भारत से गुजर के जा चुका है। लेकिन क्योंकि अभी ऐसी काफी ज्यादा जनसंख्या है भारत की जिसको कि ना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना वैक्सीन पहुंची है, इस वजह से हम ये सर्जेस देखते हैं और इस वजह से हम कई और प्रदेशों में भी इस वैल्यू को बढ़ते हुए देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हम ये टीकाकरण लोगों तक पहुंचाएं और संक्रमण को रोकने के सारे प्रयास करें, जिसमें लोगों का भी सहयोग बहुत ज्यादा चाहिए होगा। देखिए लोग ये सोच रहे हैं कि हिल स्टेशन शायद 6 महीने बाद कहीं गायब हो जाएंगे या हम जो रिट्रीट सेंटर्स हैं हमारे वो खो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमें भी संयम रखने की जरूरत है कि हम बच्चों को मॉल नहीं लेके जाएं, हम बच्चों को पिक्चर्स दिखाने के लिए नहीं लेके जाएं, हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और जो हमारे एंटरटेनमेंट के तरीके हैं उन पर इस वक्त हमें लगाम लगाने की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा केवल तभी निकले जो हमारी जीविका से जुड़ा है या जो हमारी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। तो अभी भी हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम वो कंस्ट्रेन रखें, वही सरकार के लिए भी जरूरी है कि पैन इंडिया पॉलिसी की बजाय हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिसी लेकर के आए, स्टेट वाइज पॉलिसी का इस्तेमाल करें। और अब देखिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैं जरूर ये सोचती हूँ कि अब उनको भी बूस्टर डोज लगाने की तरफ सरकार को एक जो है ट्रायल करके देखना चाहिए कि क्या एंटीबॉडी लेवल जनवरी में जहां हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई थी वैक्सीन, उनके क्या अभी भी सफिशिएंट लेवल हैं, क्या ये तीसरी लहर या आने वाली लहर आती है तो हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को समय से पहले बूस्टर डोज लगा के क्या सुरक्षित करें, क्योंकि अब बूस्टर डोज को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा बाकी देशों में होने लगी और कुछ देशों ने बूस्टर डोज का इस्तेमाल भी शुरू किया है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि इम्यूनिटी लोगों की ज्यादा जल्दी कम हुई होगी, उन सभी जगहों पर बूस्टर डोज देने की बात हो रही। तो ये स्ट्रैटेजी को कुछ चेंज करने की जरूरत जरूर होगी और उसको और ज्यादा पैना, मतलब ये क्या खतरे की घंटी है? ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर स्वाति ने कही, वो ये कह रही है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है उनकी भी एंटीबॉडीज अब लेवल घट रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन ली उनका भी कम हो रहा है। ये हालात क्या इशारा कर रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है, संभल जाना चाहिए? डॉक्टर समीर भाटी। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर स्वाति ने बताया, डेफिनेटली एंटीबॉडीज तो क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगना शुरू हुआ था, तो एंटीबॉडीज तो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी और बूस्टर डोज की बात चल रही है, बिल्कुल राइट है। बट एक चीज यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज के साथ सबसे ज्यादा इसमें और एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगर हमारा कोई भी एरिया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि हमारी जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव बाकी काफी जगह कंट्रोल हो गई है, पर हमारे 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर पहुंच चुका है। और हमने ऐसा देखा भी है कि हमेशा कोई एक एपिसेंटर बनता है, चाहे वो वर्ल्ड के अंदर हो, चाहे हम भारत की बात कर ले कि कोई एक एपिसेंटर बनता है और उसके बाद फिर वो हर जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि सबको वैक्सीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट फर्स्ट डोज भी सबको लगे अभी। और अभी जिस तरह से हम बात करें कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कम से कम 4 महीने और लग जाएंगे जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। क्या हम बिगड़ते हुए हालात की तरफ बढ़ रहे हैं? वो इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर पंकज, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी तक हमने ये सोचा कि जिन लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनको हमने अगर वैक्सीनेट कर लिया, हमको लग रहा था कि कम से कम कुछ हद तक तो आगे बढ़े। अभी तकरीबन 46 करोड़ लोगों को मेरे ख्याल से वैक्सीन लग चुकी है।
वहां पर भी हमने सोचा कि चलो हमने इन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन अब तो एक बड़ी आबादी वो भी है जिसकी तरफ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन पहले हुआ उनकी एंटीबॉडीज भी कम हो रही है, जिन लोगों ने वैक्सीनेट जो हो चुके हैं उनकी भी एंटीबॉडी का लेवल जो है वो अब घट रहा है। और ऐसे में इन 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना, लगातार मामले सामने आना, ये कितना कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन हो या नेचुरल इन्फेक्शन हो, अगर बॉडी में एंटीबॉडी लेवल गिरेगा तो वो ससेप्टेबल दोबारा हो जाएगा इन्फेक्शन। अब वैक्सीनेशन इतने लार्ज कंट्री में पूरे 135 करोड़ लोगों को लगाना इमीडिएटली संभव नहीं है। और वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी या नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी वीक भी होती है। प्लस जो अभी लेटेस्ट स्टडी आई है यूएसए से, जो सीडीसी की जो रिपोर्ट है, वैक्सीनेशन वाले पेशेंट्स में जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है वो भी एक इन्फेक्शन का कैरियर बन जाते हैं जी। अगर एक पेशेंट है जिसको वैक्सीन दोनों लग चुकी है और उसको सिम्टम नहीं है, उसको नया इन्फेक्शन आएगा तो वो उसको लक्षण नहीं होंगे, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वायरल लोड उतना ही होगा जितना अनवैक्सीनेटेड के अंदर, और वो बाकी लोगों को फैला सकता है। तो वैक्सीनेशन डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन की डिजीज से बचाएगा, आपको इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा नहीं बचा सकता। सिंगल डोज वैक्सीनेशन का जो असर है वो 30% है, डबल डोज वैक्सीनेशन का जो असर है वो 70 to 80% के आसपास रहता है। लेकिन ये आपको सीवियर डिजीज होने से बचाते हैं। ये वैक्सीनेशन कभी भी आपको बाकी लोगों को इन्फेक्ट होने से नहीं बचाते। इसलिए अगर वैक्सीनेशन आप लगा रहे हो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अगर आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर का नहीं पालन करेंगे तो उस कंडीशन में ये वायरस का जो इन्फेक्शन है ये बाकी लोगों में, सोसाइटी में इसी तरह सर्कुलेट होता रहेगा। तो वैक्सीनेशन के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है वो भी जरूरी है। सीडीसी की रिपोर्ट, जो लीक रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा, मतलब ये और क्या और बड़ा खतरा है? अगर सब वैक्सीनेट, अगर सब सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं। सर, आप उन लोगों से दूर रह सकते हैं जिन लोगों में कोई खांसी बुखार या सांस की दिक्कत है, पर उन लोगों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है जो आपके सामने है और बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर हो या आपके फ्रेंड्स हो। अब ऐसे लोगों में अगर उनमें वायरल इन्फेक्शन हो गया और उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे तो आपको लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो भी इन्फेक्शन को कैरी करने का एक खतरा रखते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन आपको बचाएगा, लेकिन सोसाइटी में सर्कुलेट होने के लिए वैक्सीनेशन से ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क हो, जो गैदरिंग है, उनको अवॉइड करें। डॉक्टर के सेठी, मतलब तब तो सब बराबर हो रहे हैं, जिनको पहले वैक्सीनेट कर दिया गया, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, अगर एंटीबॉडी लेवल घट रहा है तब तो सब बराबर ही हो रहे हैं। मतलब हम एक कदम चल रहे हैं लेकिन एक कदम कहीं ना कहीं पीछे भी हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि हर इंसान का एंटीबॉडी लेवल घट रहा है। इनफैक्ट अलग अलग वैक्सीन का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडीज अलग है, और हमें अभी तक एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि कितनी देर तक ये एंटीबॉडीज चलती हैं। पहले कह रहे थे 6 महीने, फिर 1 साल, फिर किसी ने कहा कि नहीं उससे भी ज्यादा है। तो जब तक ये डेटा नहीं आएगा कंक्लूजन्स पे पहुंचना ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। ये गलत चीज है। वो वैक्सीन लगाने से डेफिनेटली फायदा होता है, इसमें कोई डर सोचने की दो राय ही नहीं है, कोई सोचने की बात ही नहीं। तो वैक्सीन तो लगवानी है। इसमें 3 मुद्दे हैं मेनली। पब्लिक का बिहेवियर कैसा है, वो चीज बहुत जरूरी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप अपने मेंटेन करते हैं कि नहीं, हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये एक मुद्दा सबसे जरूरी है। उसके बाद वैक्सीन कितने % पॉपुलेशन को लगी है वो हमारे देश के साइज और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, जिसको कि हमें स्टेप अप करना चाहिए। और तीसरा ये है कि वायरस का वेरिएशन हो जाता है जो, वो भी जो है हमें स्टडी करना पड़ेगा, और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मोस्ट एप्रोप्रिएट। पर उसके लिए वक्त चाहिए डॉक्टर सेठी, उसके लिए वक्त चाहिए, वक्त हमारे पास है नहीं। इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये चीज सबसे अहम है इस वक्त। मास्क लगाना हटाना नहीं, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, हाइजीन मेंटेन करनी, हाथ साफ रखने। डॉक्टर डी के गर्ग, इंपॉर्टेंट मुद्दा। जी सर, मैं इस पे लौटूंगी। डॉक्टर डी के गर्ग, क्योंकि अभी शायद समीर भाटी ने ही कहा कि केरल, जहां पर पूरे देश भर से 50% सिर्फ केरल से मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर तो वैक्सीनेशन अभियान भी अच्छा चलाया गया। वहां भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। फिर ऐसे हालात था, जैसा कि आप पहले देखिए कि पहली और दूसरी लहर में जो एपी सेंटर बना था, शुरुआत हुई थी केरला से ही हुई थी। केरला में सबसे ज्यादा केसेस थे, लेकिन उसके बाद केसेस डिक्रीज हुए, बाकी जगह फैल गया। हमें तो ये लगता है कि जैसे केरला में अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से आहट है, और इसमें हालांकि वैक्सीन लग रहा है, लेकिन जो सोशल गैदरिंग है, जिस तरह का आप बता रहे हैं, अभी जो
अब उसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज तो इवन वैक्सीन लगने के बाद में भी, जैसा कि डॉक्टर सेठी ने बताया, वैक्सीन लगाने से डेफिनेटली बचत होती है, बचाव होता है, बट हमें जो सोशल प्रिकॉशंस हैं वो बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है, लेनी चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और जिस तरह से दूसरी लहर में हम देख ही चुके हैं, जितना नुकसान हुआ है, मतलब अपनी पॉपुलेशन को वो नुकसान होगा। इसलिए हमें इसको बचाना बहुत जरूरी है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और अननेसेसरी इधर उधर नहीं निकलना, और एंटरटेनमेंट, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया, एंटरटेनमेंट के तरीके जो है वो हमें कुछ चेंज करना चाहिए और अपने घर में ही रहें, अननेसेसरी ना निकलें। तो ये जो चीजें हैं वो खास तौर से हमें ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर स्वाति, आप कह रही हैं कि अभी ये कहना कि ये थर्ड वेव है या नहीं है बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आप इसे एक आहट तो मानकर चल रही हैं क्या? क्योंकि डीके गर्ग भी यही बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आहट तो हम कह ही सकते हैं ना। अब लगातार, क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सेकंड वेव जारी है, लेकिन वो तो जाते जाते वापस लौट रही है। बिल्कुल, देखिए आहट हम इसे बोल ही सकते हैं ज़रूर, और इसीलिए हमें आगाह रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि कोविड ओवर हो गया है या खत्म हो गया है। ना सरकारों को ऐसे सोचने की ज़रूरत है और ना ही लोगों को। देखिए जिस तरह से केरला ने अभी डिसीजन लिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई, तो सरकारों के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह के कोई निर्णय ना ले जिससे कि लोगों को लगे कि कोविड खत्म हो गया, अब हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, अब माहौल जो है वापस नॉर्मल की तरफ पहुंच रहा है। तो दोनों के लिए ही अंकुश लगा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं मैं ये बात दोहराऊंगी, देखिए शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि वैक्सीन जो है वो अपनी अग्नि परीक्षा में बहुत अच्छी उतर रही, क्योंकि यूएस यूके में जहां डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत ज्यादा सर्ज आया हुआ है, वहां डेथ रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें डेथ रेट बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि समय के साथ एंटीबॉडीज कम होती है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो अहमियत है उसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन लग गई या हमें नेचुरल कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, अब हम किसी और को इन्फेक्शन पास नहीं करेंगे। ये संभावनाएं हमेशा रहेंगी, इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। आने वाले समय में हमारी वैक्सीन भी बदलेंगी। हमारे देखिए नई वैक्सीन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनको और अच्छे से टारगेट करें। ये भी वैक्सीन की जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है कि वैक्सीन को भी और बेहतर बनाए, बूस्टर डोजेस लेकर के आए, तो आने वाले समय में हम और ज्यादा ताकत के साथ इससे लड़ेंगे। और अभी भी जितनी हमारी क्षमता है उससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम गलतियां करेंगे, चाहे हम आम आदमी गलतियां करें, चाहे सरकार गलतियां करे, तो हम लोग बार बार फिसलेंगे और पुरानी जो हमारी सिचुएशन है उसकी तरफ जाएंगे और उसका खामियाजा भुगतेंगे। इसलिए आने वाले जो हमारा ये 6-7 महीने हैं, जब तक कि हम एक क्रिटिकल वैल्यू तक नहीं पहुंचते, जब तक कि हम भारत में एक अच्छी जनसंख्या को अपना टीकाकरण नहीं पहुंचा लेते, तब तक हम सभी लोगों को सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और साथ ही में नए वेरिएंट्स की खोज लगातार करते रहना होगा कि कहीं कोई नया वेरिएंट ऐसा तो नहीं आ रहा है जो हमारी पुरानी एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे शरीर में मौजूदा एंटीबॉडीज है, उनको भेद करके आगे निकल पा रहे हैं, ताकि समय से उसके ऊपर हम कोई एक्शन ले सके और उसको रोक सके, उस एरिया को कंटेन कर सके। तो लगातार ये प्रयास जो है करते रहना ही होगा, तभी हम लोग ये जंग जीत पाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कहीं से भी लगता है कि हम कोविड खत्म हो गया या ओवर हो गया। और अब देखिए बच्चों में, यूएस में भी बच्चों में अब ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है, वहाँ पीडियाट्रिक आईसीयूज में बच्चे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया में भी हमने देखा है कि बच्चों पे कहर ज्यादा आ रहा है। तो अभी हम कोरोना को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, अभी ये भी नहीं पता है कि कितने और वेरिएंट्स इसके घूम रहे हैं। तो लगातार सचेत रहना और खास तौर से बच्चों के वर्ग को सुरक्षित करना, जिसमें अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है, आने वाले और 5-6 महीने लगेंगे बच्चों तक। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं ये समझने की कोशिश, थर्ड वेव की अगर ये आहट है तो थर्ड वेव किसके लिए ज्यादा खतरनाक? हालांकि उधर सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि बच्चे शायद इस खतरे से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन उससे पहले मुझे समझाइए, महाराष्ट्र की तरफ से भी दावा किया गया कि हम बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आपने कहा कि केरल में वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छे से चलाया गया, लेकिन फिर सर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं वहां पर? क्या कहीं कोई चूक हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए केरला के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सीरो पॉजिटिविटी डेफिनेटली एक कारण है ही उसका, और केरला का भी आप बात करेंगे कि उन्होंने जो कर्व है उसको हमेशा रिड्यूस करके रखा है ताकि हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर कम आ सके, पर ससेप्टेबल पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है वहां पर। तो इस वजह से वो नई तरह के इन्फेक्शंस, क्योंकि लोग जो अभी हुए नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को तो इन्फेक्शन होने के हमेशा चांसेस बने ही रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है देखने वाली, कि कोई नया वेरिएंट तो वहां पे सर्कुलेट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि
हम वैसे सीरो सर्वे की तो बात करते हैं, पर जो नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें जी तो तमिलनाडु का जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 66% है, पर वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। वो केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि एक एपिसेंटर हमेशा बनता है, जिस तरह से अभी हमारे स्पीकर ने भी बताया, बाकी भी, कि केरला से जो आसपास के आप देख रहे हैं राज्य, उनमें भी जो है सर्ज आनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से इसमें यहाँ पर हमें वही जो हमारी बेसिक वाली स्ट्रेटेजी थी उसको कंटेनमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो फर्दर स्प्रेड ना हो। वही हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन वाली प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर हमें जारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी जो वेव आती है, जो आप थर्ड वेव की बात करें, देखिए वेव हमेशा वेरिएंट ड्रीवन होती है ज्यादातर। हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो अलग एक वेरिएंट से थी, और सेकंड वेव अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे डेल्टा से, और बाकी अभी अभी आप यूके की भी बात करें या यूएस की बात करें, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल केसेस नहीं थे, और अभी वहां पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस एकदम से बढ़े। तो इस वजह से ये वेरिएंट ड्रीवन होती है। तो हमारे जो ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, अभी डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है हमारे पास, अभी सर्कुलेट हो रहा है, पर नए वेरिएंट से हमेशा चांसेस बना रहता है कि कोई नई तरह की वेव आए। डॉक्टर पंकज चावड़ा, ये नया वेरिएंट तो नहीं है? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मतलब महाराष्ट्र के अलावा, केरल के अलावा भी ये राज्य हैं जहां पर मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट आ गया हो, हमारी पकड़ से अभी बाहर हो? देखिए, नए वेरिएंट के लिए कॉन्टिन्यूसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर की जो लैब्स हैं वो इसको टेस्टिंग एंड ट्रैक करती रहती है। नया वेरिएंट जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, उसके अलावा कोविड के काफी सारे म्यूटेशंस हैं जो ऑलरेडी इंडिया में सर्कुलेशन में हैं। लेकिन एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो कि इम्यूनिटी को या पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको वेरी करता है। जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ऐसा नहीं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा और कोई वेरिएंट हमने पकड़े नहीं, बाकी कई सारे वेरिएंट है जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन वो या तो माइल्ड डिजीज कर रहे हैं या फिर उनका जो क्लिनिकल कोर्स है वो नॉर्मल कोविड की तरह ही है। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमको देखना जरूरी है कि वो जो नया वेरिएंट आ रहा है वो ज्यादा सीवियर डिजीज को नहीं कर रहा, ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो वो सीरो सर्वेलेंस और वो जो आईसीएमआर की जो लैब्स हैं उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रही है। तो जैसे जैसे इसकी अपडेट आती रहती है, गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती रहती है कि अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इस पे हमको ध्यान दें। जैसे डॉक्टर स्वाति ने बोला कि नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और उसमें नई नई वैक्सीन बनती रहेंगी। डॉक्टर पंकज, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। तो देश के 10 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या ये थर्ड वेव की आहट है? अगर ये आहट है थर्ड वेव की, तो क्या इसको रोका जा सकता है? सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर के सेठी, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी पिछले दिनों केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि 125 मतलब 100-125 दिन बहुत अहम है, लेकिन क्या ये अगस्त में ही अलार्म बज रहा है थर्ड वेव का? जी हाँ, देखिए, हमें डेफिनेटली इस इंडिकेटर से सबक सीखना जरूरी है। पिछले एक्सपीरियंस और दूसरे देशों का जो यूके, यूएसए का एक्सपीरियंस है कि यूएसए ने मास्क हटा दिए और कोरोना लौट आया इतने वैक्सीनेशन होने के बावजूद। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवानी बड़ी जरूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे दिमाग में सबसे अहम मुद्दा है कि हम अपने आप को बचाएं कैसे। उसके लिए मास्किंग और मिक्सिंग दो चीजें हैं। मास्किंग करनी बहुत जरूरी है और मिक्सिंग ना करनी बहुत जरूरी है। ये चीज हमें याद रखनी है। और उसके अलावा जितनी जल्दी पॉसिबल हो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि इससे डेथ हो जाती है, इससे नुकसान हो जाता है, इससे खतरा हो जाता है। ये चीजें, ये भ्रम निकालने बड़े जरूरी हैं पब्लिक के माइंड से कि वैक्सीन से नुकसान, वैक्सीन से फायदा ही फायदा है। और ये चीज को हमें हमेशा याद रख के चलना होगा। अगर हम ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है हम पूरी तरह से इसको प्रिवेंट ना कर पाएं, लेकिन डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, जैसा कि हमने सेकंड वेव में इतनी गंदे तरीके की बीमारी को झेला है, वो हमें नहीं होना चाहिए और उसको हम रोक पाएंगे, कम कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर हमने पिछले एक्सपीरियंस से सीख लेके, दूसरे देशों से सीख लेके एप्रोप्रिएट तरीके से अमल किया तो डेफिनेटली इससे फायदा होगा। डॉक्टर डीके गर्ग, रोकना कितना जरूरी है और क्या रोका जा सकता है? क्योंकि सीरो सर्वे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 40 करोड़ लोग जिन पर अभी भी खतरा है। जी बिल्कुल सही बोला। इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसको किसी हद तक रोका जा सकता है।
जैसा कि डॉक्टर सेठी ने अभी बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अदर चीजें जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे डॉक्टर स्वाति ने और बाकी सभी लोगों ने बताया कि वेरिएंट चेंज होता रहता है, इसका पता नहीं, डेल्टा वेरिएंट आया था, कभी दूसरा वेरिएंट आ गया, तो उसके लिए वैक्सीन जरूरी है। लेकिन वैक्सीन जरूरी नहीं कि वो उस वेरिएंट के लिए इफेक्टिव हो। तो अदर जो रोकने के तरीके हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, समय समय हाथ धोना, और जितनी भी गैदरिंग वगैरह होती है उसको अवॉइड करना, ये हमें जरूरी है। बिकॉज जो भी पेंडेमिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, उसको समय लगता है उसको जाने में, कंप्लीट उस जंग को जीतने में। इसलिए हमें संयम से काम लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, और वैक्सीन जितना ज्यादा हो तो जल्दी स्पीड अप करना है और सबको लगाना है। तो जैसा डॉक्टर सेठी ने बताया कि वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, भ्रम को हम हटाएं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर स्वाति, ये 40 करोड़ लोग कौन हैं जिन पर खतरा अभी भी है कोरोना का? देखिए, भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और अभी भी स्वाभाविक तौर से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना नेचुरली कोरोना इन्फेक्शन हुआ, एक्सपोजर नहीं हुआ और ना उनको वैक्सीन मिली है। तो इसे हम वर्जिन पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि इनमें एंटीबॉडी लेवल्स नहीं है और इसलिए ये लोग हमेशा खतरे पर हैं कि कभी भी संक्रमण इन लोगों तक पहुंच सकता है। देखिए, अगर हम वायरस को टेम करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बन जाए, तो हमें जिस तरह से अभी सारे पैनलिस्ट लगातार 2 बातों पर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो है टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें लगातार इन दोनों चीजों का पालन करना ही होगा। वही सरकार को जरूरी है कि अब वैक्सीन की जो उपलब्धता है उस पे और ज्यादा काम करे, ताकि और ज्यादा वैक्सीन लोगों तक पहुंचे। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, चाहे आप सेलिब्रिटीज को रोपिन करिए, आप इंसेंटिवाइज करिए लोगों को, एनजीओज को, कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करिए, ताकि हम ये जो टीकाकरण के लेकर के अभी भी भ्रम है, संशय है, उनको दूर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सरकार साफ तौर से कह चुकी है कि प्रेग्नेंट लेडीज अब लगा सकती हैं इस वैक्सीन को, आने वाले समय में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी। तो यही हमारे पास इस वक्त सबसे कारगर तरीका है जिससे कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लहरें आएंगी उतने वेरिएंट्स होने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ेंगी। और अक्सर जब भी वेव नीचे जाने लगती है तो लोग सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया। मत भूलिए, दिल्ली में भी 5 लहरें अब तक आ चुकी हैं, यानी कि ये कोई इंसुलेशन नहीं हो रहा है किसी भी जगह का कि अगर एक बार लहर आ गई तो अब दूसरी बार लहर नहीं आएगी। तो लहर आने की संभावनाएं हमेशा है, क्योंकि लोग जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो ये जो एक मूवमेंट है वो लगातार हो रहा है और इस वजह से दोबारा लहर आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और इसीलिए जैसे आपने अभी कहा कि जो प्रदेशों में इस वक्त संक्रमण बढ़ रहा है वो चिंता पूरे देश की बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां से संक्रमण बाकी प्रदेशों में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम उसे जितनी जल्दी कंटेन कर सकेंगे, जितनी जल्दी हम वहीं उसे रोक लें, और जो उसके आसपास के एरियाज हैं वो भी उतने ही ज्यादा मुस्तैद हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रिकलिंग उन्हीं एरियाज में होती है जिस तरह से तमिलनाडु है और जो उससे लगे हुए प्रदेश हैं। तो हम इस संक्रमण को वही रोक पाएंगे, वरना ये लहर की तरह जरूर उठ करके फिर धीरे धीरे वही दोबारा आ सकता है जहां से हम अभी गुजर कर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर इन 10 राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं तो पूरे देश की चिंता इससे बढ़ी है। डॉक्टर समीर भाटी, आखिर कैसे अभी रोका जा सकता है? आप तो वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं, कैसे रोक सकते हैं? देखिए, एक बार इसमें ओवरऑल हम कंपेयर करें, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने बताया कि अगर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पहले 4 लहर ही आ चुकी हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें देश की, कि ठीक है हमारी 3rd वेव के बारे में हम बात करें, पर 2nd वेव में एक बार ये देखना जरूरी है, जो 1st और 2nd से कंपेयर करते हैं, कि 2nd हमारी डेल्टा ड्रीवन थी वेव, और डेल्टा का अभी हमने 2nd वेव को देखा कि वो उस तरह से डिक्लाइन नहीं हुई। अभी भी मतलब काफी सारे जो है हमारे स्टेट है जिनके ऊपर जो नंबर्स है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया। बट महाराष्ट्र में अभी फ्लड वगैरह और सब चीजों की वजह से टेस्टिंग उतनी नहीं हो पाई, इस वजह से वो नंबर्स थोड़े कम ज्यादा फ्लक्चुएट हुए। बट कुछ राज्यों में अभी भी नंबर्स कंसिस्टेंट है। तो इस वजह से जो नई वाली वेव है डेल्टा वेरिएंट, उसको लेकर आ सकता है। पर अगर इस तरह से वायरस सर्कुलेट होता रहा तो नया म्यूटेंट उसको टेक ओवर भी कर सकता है। तो ये देखने वाली बात है। और अभी खैर हमारी वैक्सीन नई आने वाली है, जिस तरह से ज़ाइकोव-डी की भी अभी फाइनल अप्रूवल पे है, और इसके अलावा और भी वैक्सीन आ रही है। तो उसमें लगता है हमें कि अब पिछले महीने से हमारा जो टारगेट था वो ज्यादा डबल हो जाएगा वैक्सीनेशन प्रक्रिया, और सितंबर तक तो और भी। पर जब तक हम, आपने भी बताया जिस तरह से 100 डेज, हमारे 120 डेज काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसमें हमें वायरस को कंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी भी फिलहाल डेल्टा वेरिएंट ये रेप्लिकेट ज्यादा होता है, इसमें वायरल लोड ज्यादा होता है। हमने देखा कि एक फैमिली में एक पर्सन इन्फेक्ट होता था तो पूरी की
पूरी फैमिली को ये इन्फेक्ट कर देता था। तो इन चीजों को हमें देखना जरूरी है और साथ के साथ देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या अभी केरला के अंदर भी जिस तरह से इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, नए केसेस आ रहे हैं, क्या डेथ रेट भी उतना बढ़ रहा है या हॉस्पिटलाइजेशन भी उतना बढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली वैक्सीनेटेड लोगों में। तो इन चीजों पे भी हमें नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पंकज छापरा, लेकिन कोरोना को रोकना है तो म्यूटेशन को रोकना है, म्यूटेशन को रोकना है तो ये जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगानी होगी। होगा कैसे? लेकिन देखिए, जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन म्यूटेशन वाले वेरिएंट्स पे भी असर करती है। ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले वैक्सीन बना दिए अब नए वेरिएंट आ गए तो नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन बिल्कुल बेकार है, उस पर काम नहीं करेगी। ये WHO की भी स्टडी आ चुकी है कि जो पहली वैक्सीन बन चुकी है नए नए वेरिएंट पे काम कर रही है। और जो UK की हम स्टडी देखते हैं कि इस बार जो थर्ड वेव उनमें आई है 40,000 केसेस होने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट नहीं बढ़ा है। हालांकि उसमें वहां पर भी काफी इस तरह केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन वाली स्थिति में आ गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद नए म्यूटेशन से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन, क्रॉस प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा रहता है। तो जब तक नई वैक्सीन नहीं आती, जब तक नए म्यूटेशन आइडेंटिफाई नहीं आते, जो हमारे पास अभी तक आर्मेंटोरियम है, जो हमारे पास 3 वैक्सीनेशन है प्लस अब 2-3 नए वेरिएंट्स वैक्सीनेशन के नए आ रहे हैं, उन्हीं से ही हमको इस कोरोना वाले जो बीमारी से लड़ाई करनी है। और हमको समझना है कि वैक्सीनेशन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है, प्लस वैक्सीनेशन ही ऐसा हथियार है अलॉन्ग विद कोविड बिहेवियर जो कि इस संक्रमण को आगे रोकने से बचाएगा। डॉक्टर के सेठी, लेकिन ये जो खतरा दिखाई दे रहा है सामने, किन लोगों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है? ये कौन लोग हैं जिन पर एक बड़ा खतरा है अभी? देखिए, सब लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक जॉइंट एफर्ट पूरी पब्लिक की, सरकार की मिलके होगी तभी बात बनेगी। जो लोग अभी तक जिनको डिजीज नहीं हुई जी, जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, इन सबको तो खतरा है ही है। तो बेसिकली फिर वही चीज है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिली उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपोज अभी तक पॉपुलेशन है, और खास तौर पे वो भी लोग जिनको पहले बीमारी नहीं हुई है। सो बेसिकली तो ये प्रॉब्लम है कि ये सोसाइटी में किसी भी आदमी से किसी को फैल सकती है, और हमें ये चीज लेके सोच के चले जाना कि कोरोना चली जाएगी, नहीं, ये वायरस तो रहनी है। इन्फ्लुएंजा आज तक नहीं गया, तो देखना ये है कि इसका जो प्रभाव है वो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए ताकि वो ट्रीटेबल सिचुएशन में रहे, और नंबर ऑफ पेशेंट जो आने वाले हैं वो इतने कम हो या माइल्ड डिजीज हो कि उससे डेथ का खतरा ना बढ़े। इसी चीज की तरफ हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए सारे ही लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कोई अपने आप को इस भ्रम में ना रखे कि मैं पहले संक्रमित हो चुका हूं, उसके बाद दोनों डोज भी लग गई हैं, तो अब मैं दूसरे को नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। दूसरे को फिर भी दिया जा सकता है। माइल्ड डिजीज भी अगर आपके अंदर लगी हुई है, सिम्टम नहीं है, फिर भी आप अपने सांस के जरिए दूसरों को जो है डिजीज दे सकते हैं। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग, जैसे इंटरस्टेट ट्रैवल होएगी, ऑलरेडी खुली हुई है, लोग मिलेंगे, तो उससे ही ये ट्रांसमिट होती है। कोई केरला में बढ़ गया या साउथ स्टेट्स में बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल इंडिया में या दिल्ली में नहीं आएगा। ये सोचना गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे उस स्टेट से लोग ट्रैवल करेंगे, कैरियर स्टेट में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन होएगी, तो उनको डेफिनेटली फिर दोबारा होने का खतरा हो जाएगा। वायरस का जहां तक वेरिएंट का आने का सवाल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। और वो जब वेरिएंट बनेगा तो स्टडी होएगी, तभी पता लगेगा कि ये नया वेरिएंट आ गया। तो उस चीज को लेकर के हमें अभी परेशान नहीं होना। सरकार अपने लेवल पे रिसर्च करके, ICMR रिसर्च करके वो पता लगाएगी। बट एज कॉमन पीपल, आम आदमी की तरह हमारा जो कर्म है, हमारा जो फर्ज है, उसको निभाना बड़ा जरूरी है कि इसको कैसे हम इस बीमारी से बचें। डॉक्टर डी.के. गर्ग, पहले ये कहा गया कि जब थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा क्योंकि उनकी वैक्सीन भी नहीं आई है, लेकिन सीरो सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, उनमें भी एंटीबॉडीज मिली हैं। तो अब क्या कोई नई स्टडी सर आई है? क्योंकि हम लोग तो आप ही लोगों से समझकर दर्शकों को बताते हैं, कोई नई स्टडी आई है कि थर्ड वेव में किन लोगों पर खतरा होगा और बच्चे क्या सुरक्षित हैं या फिर नहीं? डॉक्टर डी.के. गर्ग। डॉक्टर डी.के. गर्ग, आवाज मिल रही है सर आपको? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्या अभी कोई नई स्टडी भी आई है जो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई थर्ड वेव का खतरा इन पर सबसे ज्यादा होगा, बच्चों पर होगा कि नहीं होगा?
देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात पूरे पेंडेमिक में रही कि बच्चों में संक्रमण जो है वो कम देखा गया, और अगर जी। उनमें हुआ भी तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हमने ज़्यादा देखे। हम्म। लेकिन जब वायरस इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाता है, जैसे अभी पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि परिवार में अगर एक व्यक्ति को हुआ तो सबको हो जाता है, ऐसी स्थिति में बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अगर बड़े लोग घर के वैक्सीन इस वक्त कोरोना से संक्रमित हो गए तो डेल्टा वेरिएंट जो है वो चिकन पॉक्स की तरह से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल माना गया है, जी। यानी कि बहुत जल्दी फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे भारत में भी जब 3 लाख 4 लाख तक पहुंच गया, इधर यूएस यूके में जब आप देख रहे हैं कि संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बच्चे भी अछूते नहीं रह पाते हैं, बच्चे भी लगातार उसकी चपेट में आ रहे हैं, और खास तौर से इस वजह से भी क्योंकि बच्चों को अभी हम वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं। देखिए, यूएस में भी अभी जो उन्होंने वैक्सीन लगाई है वो 12 साल से ऊपर ही लगा पाए हैं, जी। तो वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम 12 साल से कम बच्चों में भी अब वैक्सीन को लेकर के आए। तो आने वाले समय में जरूर वैक्सीन बच्चों के लिए होगी, और भारत में भी लगातार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास इस वक्त सरकार कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन आए। लेकिन एक रिस्क बच्चों के लिए जरूर रहेगा, क्योंकि जब आपके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, आपके परिवार के लोग प्रभावित होते हैं, तो बच्चे भी स्वाभाविक तौर से उसकी चपेट में आते हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर है। तो जहां भी उनके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और इसीलिए आज अगर हम अपने बच्चों को लेकर के मॉल जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज हमें रोकनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा ये करेंगे उतना ज्यादा बच्चों के स्कूल खुलने में और ज्यादा डिले होगा, और बच्चों की एजुकेशन और मानसिक तौर से बच्चे और ज्यादा प्रभावित होंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द नॉर्मल जाएं, तो हमें खुद प्रयास करने होंगे। आज हमें कंट्रोल कंस्ट्रेंट करना होगा। डॉक्टर डी के अगर क्या अब मेरी आवाज सर आप तक पहुंच पा रही है? तो मैं ये पूछ रही, क्योंकि बहुत अच्छी बात डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने कही कि स्कूल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहां पर भी देखना होगा, लेकिन अब तो हम, क्योंकि बच्चों पर भी एक रिस्क तो है ही, लेकिन सरकारें तो अब, प्रशासन तो अब स्कूल यूनिवर्सिटीज खोलने पर विचार कर रहा है। ये फैसला जल्दबाजी में है क्या? आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि बच्चों में जो इफेक्ट है वो आएगा ही, और हमें बिल्कुल सोचना है बच्चों में भी वैक्सीनेशन या कि टीकाकरण जितना जल्दी हो लगाना चाहिए, और जितना स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी एक तरह से रेस्ट पे हैं ही। उनमें जैसे ट्रैवलिंग में और जो स्कूल जाने में उनकी जो बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार तो होते नहीं है, और वो उनमें जो चांसेस ऑफ इन्फेक्टिविटी है काफी ज्यादा होगी, इसलिए बच्चे भी एट रिस्क हैं। तो इनको हमें जितनी जल्दी हो हमें वैक्सीनेट करना चाहिए, जिससे हार्ट इम्यूनिटी डेवलप हो, और उनमें जो अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो वो काफी माइल्ड हो और रिस्क कम हो जाए। इसलिए हमें जितना जल्दी हो अपने पर्सनल लेवल पे, इवन सरकार को भी करना चाहिए जितनी जल्दी हो उनमें टीकाकरण करवाए। और अब हमें जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने बताया, बच्चों पर मानसिक प्रेशर बन रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से वो ना तो घर में पढ़ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी जो हो रही है उसमें बच्चे जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनमें मानसिक प्रेशर काफी बढ़ रहा है। तो हमें जितनी जल्दी हो बच्चों को भी टीकाकरण कराएं, और उनको सब सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क पहनना ये सब रखें, और जितनी जल्दी हो उनको स्कूल भेजा जाए। लेकिन उससे पहले लेकिन सेहत का भी हमें ध्यान रखना बहुत बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डी के घर, लेकिन इन हालातों से निपटे कैसे? डॉक्टर समीर भाटी, अब तो मार्केट्स भी खुल रही हैं। केंद्र हालांकि ये कह रहा है कि राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है वहां पर सख्ती बरतिए, आप कहीं कोई नरमी नहीं होनी चाहिए अगर हालात सामान्य भी हो रहे हैं तो। पर जगह जगह मार्केट्स खुल रही हैं, लोग बाजारों में जुट रहे हैं, मास्किंग नहीं हो रही है, फिर कैसे ये हालात सुधरेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है हमारा, हम अलर्ट हो गए हैं कि हमारे 10 राज्यों में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है, और उससे ज्यादा हम R0 वैल्यू के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं कि R0 वैल्यू भी उनमें सडनली स्पाइक हुआ ही है। तो बिल्कुल अभी फिलहाल हमें स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा यहाँ पे एक जो स्ट्रेटेजी काम करेगी कि उसको वहीं पर हमें कंटेन करना जरूरी है। जिस तरह से इंटर स्टेट ट्रैवलिंग और ये सब बढ़ जाएगी तो स्प्रेड को हमें रोकना, उसको कंटेन करना जरूरी है। और स्कूलों की जहां तक बात है तो स्कूल हम इसमें एक नेशनल पॉलिसी नहीं हो सकती। ये पर्टिकुलरली अगर आप 10 स्टेट की बात करोगे तो वहां डेफिनेटली अभी अगर पॉजिटिविटी रेट है ज्यादा है तो वहां पे नहीं खोल सकते। हाँ, पर जहां पर पॉजिटिविटी रेट कम है तो वहां पे हम अब देखिए वही वाली बात है ना, जहां केरल से पहले शुरू हुई थी सेकेंड वेव, केरल से होते होते महाराष्ट्र और फिर दूसरी जगहों पर फैलती चली गई। फिर ये खतरा भी तो एक बना हुआ है ना, मतलब जहां अगर कुछ राज्य खोलने पर विचार कर रहे हैं, एकदम से वहां पर अगर केसेस बढ़ गए और वहां पर बच्चे चपेट में आए तो वो भी तो एक संभावना कहीं ना कहीं है।
नहीं, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ना कि हमें इसमें सर्विलेंस को भी साथ के साथ रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को भी साथ के साथ रखना पड़ेगा। खाली एक टूल हम यूज नहीं कर सकते, हमें सभी टूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिंग भी हमारी उसी तरह से चलेगी, वैक्सीनेशन भी उसी स्पीड अप से चलती रहेगी, और हमारा जो आइसोलेशन वाला और कंटेनमेंट जोन वाले प्रोसेसेस है वो भी सभी साथ के साथ चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि डेफिनेटली हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराना बहुत जरूरी होगा। डॉक्टर पंकज छाबड़ा, यानी वैक्सीनेशन को रफ्तार देनी होगी। दूसरा ये कि सरकारों को, प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं, और लोगों को भी समझना होगा कि उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो खतरा उन्हीं के लिए। देखिए, अगर आपने आज के टाइम पे अगर आपने बाहर निकलना है, तो अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट वाला कुछ काम के लिए, घूमने करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया कि एंटरटेनमेंट के जो सोर्स हैं वो बदल दें। जो पहले बाहर घूमने फिरने वाला काम था, जो बाहर जिम वाला काम था, अब एक्सरसाइज अगर आपने करनी है घर के अंदर करें। सिर्फ जरूरतमंद काम के लिए और अपनी जीविका और रोजगार के लिए ही बाहर निकलना इस टाइम पे समझदारी वाला काम है, क्योंकि कोविड वाला खतरा अभी गया नहीं है। और जैसे कहते हैं, कोई भी पैंडेमिक 1-2 साल के अंदर नहीं जाता, इसको जाने में 2 से 4 साल लग जाते हैं, जो कि हिस्ट्री बताती है। तो अभी भी कोविड वाला जो पैंडेमिक है, इसको अभी हमारे को लड़ना है 1 से 2 साल तक। उसके बाद ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की तरह हमारे पास आ जाएगा, जो नॉर्मल बिहेवियर करके करेगा। इस टाइम पे कोविड काफी ज्यादा सीरियस है, और थर्ड वेव में कौन सा म्यूटेशन आएगा, उसकी सीवियरिटी कैसी होगी, हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में बहुत सारे डिफरेंस देखे। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। थर्ड वेव में क्या होगा ये कहना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, इसलिए थर्ड वेव ना आए तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी से यूज करना शुरू कर दें। डॉक्टर के सेठी, लेकिन इतना वक्त है क्या अगर ये आहट है तो? नहीं, ये तो मुश्किल है, क्योंकि इतना वक्त है नहीं, इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन जो है सब लोगों को नहीं हो पाएगी तब तक, ये चीज तो हमें मान के चलना ही है। इसलिए सारा दारोमदार प्रिवेंशन का सोसाइटी के ऊपर है, और सरकार के तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं कि लोगों को मिक्सिंग के लिए एजुकेशन करना बड़ा जरूरी है, लोग समझें इस चीज को, अब वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सकता। ये उम्मीद करनी कि सब कुछ जो है वैक्सीनेशन कर देगी, और क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही इसलिए है, हाँ एक मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी देखनी है कि इतने बड़े देश के अंदर एकदम से सबको वैक्सीनेशन करना क्या मुमकिन है? लाजमी बात है ये पॉसिबल नहीं है। तो जो स्पीड है हम जितनी बढ़ा सकें उसको हमें बढ़ाना है, उसकी तरफ काम करना है, और उसके साथ साथ पब्लिक की एजुकेशन और पब्लिक की जिम्मेवारी ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एज सिटीजन, हमारी अपनी जिम्मेवारी क्या है, क्या हम उसको निभा रहे हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डी.के. गर्ग, सावधानी कितनी इंपॉर्टेंट, लोगों को कैसे बताएंगे? डॉक्टर डी.के. गर्ग, डॉक्टर डी.के. गर्ग तक फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्योंकि लोगों को हम अपने प्रोग्राम के जरिए भी लगातार समझाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हम देखते हैं वो चिंता को बढ़ाती हैं। सावधानी क्यों जरूरी है और कैसे बचा जाए, क्या कहेंगी आप? देखिए, सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में हमने मंजर देखा, शायद ही कोई परिवार होगा आज भारत में जो कि उसके दर्द को जिसने ना झेला हो। तो ये तो समझना हर किसी के लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं जो इस वक्त लोगों को समझाने की ज़रूरत है, उस पर सरकार पे बहुत ज़्यादा दामोदार है। देखिए, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को रोका गया है, ये एक अच्छा मैसेज है जो लोगों तक जाता है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, और इसलिए हमारे जो अभी अनुष्ठान है, जो हमारी इस तरह की एक्टिविटीज हैं जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, उन्हें हमें रोकने की जरूरत होगी। वहीं सरकार को सख्ती भी दिखाने की जरूरत होगी। जैसे आपने कहा कि अगर कहीं भी इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लोगों के साथ, क्योंकि ये एक, जब आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप शंखनाद करने लगते हैं कि हम जीत गए, तब लोगों के अंदर एक फॉल्स नॉर्मलसी की फीलिंग आने लगती है, और लोग ये सोचते हैं कि अब तो सब ठीक है, अब तो कोरोना खत्म हो गया, हम भी अपनी एक्टिविटीज नॉर्मल कर सकते हैं। तो सरकार को लगातार लोगों को आगाह करते रहना होगा, और इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को पहले से रोकना होगा, ताकि लोग ये समझ सके कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। और वही
अवेयरनेस बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं टीकाकरण को लेकर के, ताकि लोग जो है उत्साहित होकर के आगे आए, क्योंकि जैसे ही वेव धीरे धीरे कम होने लगती है लोगों का उत्साह भी कम होने लगता है। अब देखिए यूएस में 31% अभी दोबारा एक हफ्ते में जो वैक्सीनेशन रेट है वो बढ़ा जी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, लोग वहां अब पर डरे केसेस हैं। बढ़ रहे हैं जबकि एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गर्ग, डॉक्टर के सेठी, पंकज छाबड़ा, समीर भाटी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए डॉक्टर डीके गर्ग, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त नहीं है। इस डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।